नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर जैसे ही दिल्ली पुलिस के सदर बाजार थाने में ट्रॉफी को लाया गया तो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी और तमाम पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि ये खुशी लखनऊ में पुलिस सम्मान समारोह में दिल्ली पुलिस को अमित शाह की ओर से सम्मानित किया गया था और थाना सदर बाजार के एसएचओ कन्हैया लाल यादव को बेस्ट थाने का सम्मान मिला था। उसी के मद्देनजर मनाई जा रही है। लगभग एक सप्ताह के बाद ट्रॉफी दिल्ली में लाई गई और इस मौके पर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, तमाम पुलिसकर्मियों ने ट्रॉफी के साथ एक दूसरे के साथ खुशी साझा की और इस दौरान उन्होंने नॉर्थ डीसीपी ने कहा है कि हम आगे भी कोशिश लगातार करते रहेंगे और इसी तरीके से थाने को बेस्ट बनाते रहेंगे। ये एक बड़ी मोमेंट ऑफ प्राइड हम बोलते हैं, जैसे हिस्टोरिक एक मोमेंट है। हमारा दिल्ली का सदर बाजार थाना जो कि 1861 आज से 160 साल पुराना थाना यहाँ बना है, वो बिल्डिंग वही है। तो ये नंबर 1 आया है। हमें पूरी दिल्ली पुलिस को ये बड़ी एक अपने आप में खुशी लग रही है। तो इसमें लेकिन बहुत मेहनत हुई है पिछले कई सालों से। मेरे कई प्रीडिसेसर्स हैं, हमारे सीपी साहब के जो उनकी गाइडेंस है और उनके जो डायरेक्शंस हैं, उनके हिसाब से हमने पब्लिक के साथ और मेल जोल बढ़ाया, यहाँ इलाके में मुस्तैदी और बढ़ाई। फिर हमारे से पहले जो ग्रास रूट लेवल के जो हमारे जो कहेंगे कि सिपाही हैं, हमारे यहाँ के हवलदार हैं, जो इलाके में पूरी एकदम चौकसी रखते हैं, जिनसे कि पब्लिक परसेप्शन भी बढ़ा। क्योंकि ये कई पैरामीटर हैं जो ये ट्रॉफी मिली है। इसमें क्राइम रेट एक फैक्टर होता है, एक डिस्पोजल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपकीप किया थाने के एसएचओ साहिबान ने, उसके अलावा यहाँ जो रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस है। तो हर एक जो स्टाफ है, यहाँ के लोग हैं, आवाम है, ये सब का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसके कारण कि ये जो हमें सफलता मिली। दिल्ली पुलिस बना दिल्ली का नंबर 1 थाना सदर बाजार में लगातार कहीं ना कहीं कुछ विवादें जरूर रहती हैं लगातार पुलिस के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें भी सॉल्व करती नजर आती है दिल्ली पुलिस। मगर जिस तरीके से लखनऊ के अंदर खुद अमित शाह के द्वारा थाना सदर बाजार एसएचओ को सम्मानित किया गया, ट्रॉफी दी गई और यहाँ तक कि ये कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस जो है वो आगे भी बरकरार रहे, मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या आगे भी अपनी छवि को बरकरार रख पाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस का थाना सदर बाजार इस टाइम यहाँ पे खड़े हैं और लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 थाना, यानी कि दिल्ली पुलिस हर तरीके से ये कोशिश करती नजर आती है कि दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो बरकरार रहे। मगर कहीं ना कहीं दाग भी लगता हुआ नजर आता है। मगर सुरक्षाओं को लेकर भी इस थाने के अंदर ये भी कोशिश की जा रही है कि लगातार सुरक्षाएं महफूज रहें, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, पेट्रोलिंग की बात की जाए। वहाँ पर डीसीपी साहब ने खुद कहा, डीसीपी सागर ने, कि लगातार हम सुरक्षाओं को लेकर कोशिश करते नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर कहें जो और घटनाएं होती हैं, चाहे चेन स्क्रैचिंग हो या फिर मर्डर की घटनाएं हो, लगातार उसके लिए भी दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। और नॉर्थ दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो लगातार इस छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर ये छवि बरकरार रहेगी या फिर छवि में थोड़ा बहुत दाग लग सकता है। मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि थाना सदर बाजार नंबर 1 रहेगा या फिर छवि बिगड़ेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये सम्मान दिया गया है दिल्ली की सदर थाना पुलिस को, अब पुलिस में खुशी का माहौल देखने को मिला। जो पुलिस थाने के बाहर का जो माहौल था वो विस्तार से बताएं, किस तरीके से खुशी जाहिर की गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें थाना सदर बाजार को एक सप्ताह बाद जो उनकी ट्रॉफी है, यानी कि जो लखनऊ के अंदर जिस तरीके से पुलिस सम्मान समारोह के अंदर जिस तरीके से थाना सदर बाजार के एसएचओ जो कन्हैया लाल जी को जिस तरीके से सम्मानित किया गया, वो भी अमित शाह के द्वारा। और लगातार यही कहा जा रहा था कि जो कन्हैया लाल है वो लगभग आ सकते हैं। यही अटकलें कहीं ना कहीं जनता भी चाहती थी कि ट्रॉफी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के थाना सदर बाजार के अंदर आए। और जैसे ही कल 12:30 बजे के करीब के 12:30 बजे जिस तरीके से दिल्ली के थाना सदर बाजार के अंदर ट्रॉफी आई और ट्रॉफी आते ही कहीं
कहीं न कहीं खुशी का माहौल था और कहीं न कहीं डीसीपी की बात करें, एसीपी मैडम की बात करें क्योंकि परिज्ञा बैठी हुई हैं, वो थाना सदर बाज़ार को पूरी तरीके से मेंटेन कर रही हैं और लगातार एसएचओ साहब है जो कन्हैया सिंह हैं, वो भी कहीं न कहीं लगातार कहीं न कहीं छवि को सुधारने की कोशिश करी है। जैसे ही ट्रॉफी आई थी, वो खुशी का जो समय था, वो कहीं न कहीं देखने को बनता था और कहीं न कहीं जनता भी उस खुशी के अंदर शामिल थी, व्यापारी भी शामिल थे। मगर लगातार कहीं न कहीं इस ट्रॉफी के साथ-साथ खुद डीसीपी सागर ने कहा कि हम आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा छवि सुधारने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दिल्ली का सदर बाज़ार थाना हो या फिर और थाने हों। मगर लगातार कहीं न कहीं छवि को सुधारने की ज़रूर की कोशिश की जा रही है, मगर कहीं न कहीं थोड़े बहुत दाग भी लगते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो महिला की सुरक्षा को लेकर हो और चेन स्नैचिंग को लेकर हो, मर्डर की घटनाएँ हों, लगातार कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप ज़रूर लगते हैं। मगर इस जगह की बात करें यानी कि थाना सदर बाज़ार की बात करें, तो यहाँ से सटी हुई बिल्कुल मार्केट भी है जो वर्ल्ड मार्केट कहलाती है सदर बाज़ार मार्केट जो है, वो भी कहीं न कहीं व्यापारी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके अंदर भी घटनाएँ होती हैं और दिवाली के मद्देनज़र रखते तो काफ़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं, मगर कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए या फिर कहें सुरक्षा को महफूज़ रखने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस की थाना सदर बाज़ार जो टीम है, वो लगातार कोशिश हुँ। कर रही है राजीव, नज़र आ रही है और सम्मानित जहाँ तक जिस कि डी तरीके से किया गया है इस पूरी टीम को और पूरे थाने को सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट थाना बताया गया है। ये जो नंबर 1 बेस्ट थाना बताया गया है, इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान थे? किन प्रावधानों को देखते हुए ये सम्मान दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं अमित शाह के द्वारा इस थाने को सम्मानित किया गया, खुद एसएचओ कन्हैया लाल जी को जिस तरीके से सम्मानित किया गया, वो कहीं न कहीं देखने को बनता था। मगर जिस तरीके से ट्रॉफी आई थी और जो यही कहा जा रहा था कि इस थाने के द्वारा कहीं न कहीं सुरक्षा महफूज़ रखी जाती है, लो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर मार्केट को लेकर सुरक्षा हो, लगातार कहीं न कहीं सुरक्षा के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी कोशिश करती रह जाती है। मगर एक चीज़ और गौर करने वाली होगी, ये थाना सन कह सकते हैं इस 61 से बना हुआ है लगभग कह सकते हैं 60 साल पुराना थाना है और ये कहीं न कहीं काफ़ी पुराना थाना माना जाता है अंग्रेजों के टाइम का। मगर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं सुरक्षा के अंदर जो कमी थी वो सुधारी जा रही है। मगर आप देखना होगा कि ये सुरक्षा जो है वो किस तरीके से महफूज़ रख पाते हैं क्योंकि थाना सदर बाज़ार के जो एसएचओ हैं उन्होंने भी कहा कि हम आने वाले दिनों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएँगे, हर तरीके से सुरक्षा महफूज़ रखेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की घटना हो इस इलाके के अंदर नहीं होने दी जाएगी। मगर दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी साहब है सागर सागर जी, उन्होंने भी कहा कि हम हर तरीके से अपने हर थाने को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का क्राइम हो, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और खुद कमिश्नर साहब के लिए भी कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब जो है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की जो छवि है, वो सुधरती नज़र आए। मगर कहीं न कहीं थोड़े बहुत दाग ज़रूर लगते हैं, मगर उन दागों को दिल्ली पुलिस धोने की भी कोशिश कर रही है। हुँ। जी। राजीव, इसके बाद जब सम्मान दिया गया अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उसके बाद अब सदर थाना पुलिस ने क्या संकल्प लिया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से थाना सदर बाज़ार की बात करें, तो जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया और लगभग 1 हफ्ते के बाद ट्रॉफ़ी आई है, तो खुशी ज़रूर देखने को मिली थी। मगर यहाँ पर बात करें सदर बाज़ार थाने की, तो कहीं न कहीं यही कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों के अंदर कोई भी क्राइम हो, जो सदर बाज़ार थाने के अंदर होता था, वो नहीं हो प मगर जहाँ पर जिस तरीके से बात करें अब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए ज़रूर पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों के अंदर कोई भी क्राइम इस इलाके के अंदर नहीं हो सके। जी। हुँ, ये संकल्प लिया गया है, लेकिन अब जब सम्मान दिया गया था, उसके बाद अमित शाह किन प्रावधानों को लेकर उनको सम्मान दिया, ये तो आपने बताया। लेकिन अब उसके बाद अमित शाह की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस थाने को लेकर थी? क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस जो है, वो कहीं न कहीं दिल्ली में बीजेपी के ही अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो क्या अपनी ही सरकार में, अपने ही अंडर की जो उनकी व्यवस्थाएँ हैं, उसको उन्होंने सम्मान दिया या वाक़ई दिल्ली पुलिस को सम्मान दिया गया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा इनको सम्मानित किया गया थाना सदर बाज़ार को, मगर कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था कि थाना सदर बाज़ार जो है वो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो भाजपा के अंडर में और कहीं न कहीं जो ट्रॉफ़ी दी गई है वो कहीं न कहीं भाजपा इसीलिए ने दी गई है ताकि जो थाने जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के अंडर में है। मगर कहीं न कहीं आरोप ज़रूर लगते नज़र आते हैं हर जरी तरीके से। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो अपनी छवि सुधार रही है, उससे बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। मगर देखना होगा कि अब 25 तारीख यानी कि कह सकते हैं 25 नवंबर को इसकी हुँ। कहीं न कहीं बड़ी प्रोग्राम रखा जाएगा जिसके अंदर जॉइंट सीपी भी शामिल होंगे, सीपी भी शामिल होंगे और लगातार कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर बड़े वादे किए जाएँगे यहाँ की जनता से। अब देखना होगा 25 तारीख को किस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है और कितने हुँ। बड़े वादे किए जाते राजीव, हैं। जो जी। सम्मान इस थाने को दिया गया है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? सबसे बेस्ट थाना तो बता दिया गया, लेकिन अभी हमें ज़मीनी हकीकत पर जाँच-पड़ताल की भी ज़रूरत है। क्या वाक़ई जिस तरीके से नंबर 1 थाना बताया गया है, वाक़ई सदर थाना नंबर 1 थाना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल चाहती थी कहीं न कहीं उनकी जो उनके इलाके में जो क्राइम है वो कंट्रोल हो। ये हर जगह की बात होती है, कहीं न कहीं जनता यही चाहती है। दिल्ली पुलिस अपनी उनकी तैयारी जो है वो कहीं न कहीं महफूज़ रखे और कहीं न कहीं जनता की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाएँ। यहाँ पर भी जनता यही चाहती थी और कहीं न कहीं जो कुछ दिनों के अंदर जो क्राइम देखने को मिल रहा था, वो भी कंट्रोल किया जा रहा है। मगर जनता अब यही चाहती है कि इस खुशी को और ज़्यादा बरकरार रखा जाए, इस इलाके के अंदर और ज़्यादा सख्ती रखी जाए ताकि क्राइम की जो कोई भी घटना है, चाहे वो किसी भी तरीके के बुजुर्गों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, हर तरीके से दिल्ली पुलिस जो है उनके साथ खड़ी नजर आए। मगर अभी देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी जनता के साथ खड़ी रहती है और खास तौर पर इस थाना सदर बाजार की बात करें, क्योंकि थाना सदर बाजार को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, वो कह सकते हैं अपनी जो खुशी है वो बरकरार कितनी रख पाते हैं और जनता की सुरक्षा के लिए कितने बड़े कदम उठा पाते हैं। मगर ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा कि हम्म। थाना सदर बाजार कितनी महफूज और कितनी जनता को सुरक्षित रख पाता है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में हुई हिंसाचार विरोध में भारतीय जनता पार्टी अब मुंबई की ओर से आमदार अतुल भटलाकर के नेतृत्व में बांद्रा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिंदुओं पर हुई हिंसा के विरोध में बांद्रा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार अतुल भातखलकर और आमदार आशीष शैलार, आमदार सुनील राणे और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा उपस्थित रहे। आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में जो हिंसाचार की घटना रजा एकेडमी के कारण हुई, उसके खिलाफ हिंदुओं की उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया 13 तारीख को हुई, लेकिन हिंदुओं को तुरंत गिरफ्तार किया गया, भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और मोदी जी के विकास के मॉडल को हम पराभूत नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे देश में माइनॉरिटीज का पोलराइजेशन करने के लिए महाराष्ट्र एक प्रयोग भूमि करके उपयोग में लाने का घिनौना प्रयास ये महावसूली सरकार कर रही है और उसके खिलाफ हिंदुओं पर जो अन्याय किया उसके खिलाफ और रजा एकेडमी के ऊपर पाबंदी डालनी चाहिए। इसके लिए हमने आज का ये धरना प्रदर्शन देखिए, देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर भी सरकार है वहाँ पर किसी भी प्रकार का दंगा होता नहीं है। इसी महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। 5 साल में किसी भी प्रकार का दंगा तो बात छोड़ दीजिए, दंगे के बारे में मन में कभी संदेह भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ये सरकार फिर एक बार आ गई, 40-40 हज़ार लोग एक साथ में जम जाते हैं, किसी भी प्रकार का पूर्व नियोजित मोर्चा का नियोजन न होते हुए, तो ये मैसेज पहुंचता है कि इनके पास इस प्रकार का नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं और ये पूरा नेटवर्क का उपयोग करके ये पहली बार ही नहीं तो मुंबई में भी जब हुआ था पुलिस टोटली फेल हो गई थी, पुलिस लोगों को मार खानी पड़ी थी, उसके बावजूद भी ये महाराष्ट्र की पुलिस जगती नहीं है और ऐसे दंगाइयों को पकड़कर जेल में डालने का छोड़कर ऐसे दंगाइयों को ये 3 पार्टी की सरकार सपोर्ट करती है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मुंबई में या तो पूरे देश में कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा होता था तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना बहुत आगे आकर ऐसे दंगाइयों का निषेध करती थी। वही शिवसेना आज इन दंगाइयों का समर्थन कर रही है और हिंदू जो निर्दोष है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन कर पकड़कर जेल में डालने का काम। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से माफ कीजिएगा, मुंबई में जिस तरीके से बीजेपी द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ इसकी वजह रही और अब इस प्रदर्शन के आगे का क्या कुछ रुख रहेगा? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के अमरावती और नांदेड़ में हिंसात्मक कार्रवाई की यह कार्रवाई लगातार 2 दिन चली थी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया था कि तुरंत जो है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई या जो नुकसान हुआ उसकी जो है जांच की जाए और तुरंत जो है इसको बंद किया जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार में तमाम मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करते हुए सीसीटीवी की मदद से कई लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इस दौरान जानकारी बीजेपी की तरफ से इसका विरोध किया गया क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई है वो कहीं न कहीं हिंदू है और बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको चुन को जो है गिरफ्तार किया, जबकि रजा एकेडमी मतलब जिसके
द्वारा ये पूरा प्रोपोगंडा फैलाया गया, जिसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, लिहाजा उनको तुरंत बैन किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया। इस तरह की मांग जो है बीजेपी लगातार कर रही है। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से मुख्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हर चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा करने का बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव से पहले जीत का दावा करती है, लेकिन प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसकी हार निश्चित है। मिश्रा ने यहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हर चुनाव से पहले जीत का दावा करने वाली कांग्रेस की 2023 विधानसभा चुनाव में भी हार तय है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद धनबल, बाहुबल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस को जनता उपचुनावों में ही सबक सिखा चुकी है। वो आप हमेशा तैयारी और उनके प्रवक्ताओं के बयान भी टीवी पे देखा करो। हर चुनाव जब आता है तब कहते हैं हम जीत रहे हैं, हारने के बाद कुछ नहीं कहते। हारने के बाद एक रटा रटाया सकते हैं, बाहुबल का प्रयोग किया, धनबल का प्रयोग किया, ऐसे ही 23 में कहने वाले हैं वो। आप 28 सीटों का देख लो, अभी जो निपटी हैं 4 उपचुनाव, मतलब 8 विधानसभा, 1 लोकसभा में थी और 3 वो, ऐसे 11 विधानसभाओं में उनकी राय देख लो। ये हमेशा रटी रटाई बातें हैं और इसलिए चाहे वो अभी उनकी हार तय थी और 23। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो तंज कसा है कांग्रेस को लेकर, कहीं ना कहीं उपचुनावों को लेकर उन्होंने बात कही है कि उपचुनावों में जो कांग्रेस है उसको सबक सिखा चुकी है जनता। लेकिन अगर बात कांग्रेस शासित प्रदेशों की करें तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी उठता है कि जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर बीजेपी को भी काफी बड़ा चकमा लगा है और हिमाचल प्रदेश तो हमने एक देखा भी है एग्जाम्पल। जी बिल्कुल मुस्कान जी, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में होना है, लेकिन अभी से नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू होती दिख रही है, जिसमें हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि कांग्रेस हमेशा की तरह अपना जीत का दावा करती आई है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो हमेशा की तरह हारती हुई नजर आती है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस हार के बाद हमेशा जो जिम्मेदार बताती है वो ईवीएम मशीन को बताती है या भाजपा को बाहुबली कहकर बताती है, लेकिन अपना जो हार का कारण है संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर तंज कसा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, अब सवाल क्योंकि उन पर भी उठने लगे हैं, कांग्रेस ये सवाल उन पर भी उठा रही है क्योंकि उपचुनावों में हार की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को सबक सिखा दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी को भी सबक सिखा चुकी है। हालांकि सरकार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ही है, तो उसके बावजूद भी बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ कई कांग्रेस शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस अब तंज कसने लगी है क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस को लेकर तंज कस रहे हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस हर बार जो चुनावों के रिजल्ट आते हैं, चुनावों से पहले तो कांग्रेस हर बार जीत का दावा करती है, लेकिन चुनावों के रिजल्ट के बाद कांग्रेस हमेशा ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। चलिए, प्रदीप राजावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से ये बातें कही गई है वही बात एक बार फिर से दोहराऊंगी मैं, क्योंकि यही सवाल एक बार फिर से उठता है कि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही सीटों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
अभी उपचुनावों में, और इसी को लेकर अब जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर निशाना साधने लगी है। जी बिल्कुल, क्या है कि चुनाव आते ही अक्सर ऐसे बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है वो 2023 में होना है। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, चाहे वो उपचुनाव हो या आगामी होने वाली विधानसभा चुनाव हो, बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की ओर से हमेशा जीत का दावा दिखता है, मगर जब परिणाम आते हैं तो वो हार जाती है। लेकिन वो हमेशा की तरह या तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है या वो पर कहती है कि भाजपा के साथ बड़े लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं धन का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो जो अपनी हार है वो स्वीकार नहीं करती है, कारणों पर ध्यान नहीं देती है। और इधर मध्य प्रदेश में एक चर्चा और चल रही है कि कमलनाथ हो सकता है केंद्र में वापस जाए, इसको भी लेके बयानबाजी शुरू हुई है। अभी राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी कहा है कि जो कमलनाथ चाहे भले ही केंद्र में जाएं या राज्य में जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में आगामी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भाजपा की ही जीत निश्चित है। जी लेकिन समीकरण क्या कहते हैं? हालांकि चुनावों में काफी समय अभी बरकरार है, लेकिन बावजूद उसके अगर हाल ही में देखिए तो जो समीकरण है वो क्या कहते हैं प्रदीप? क्योंकि देखिए अभी हमने देखा जब पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जो सरकार है वो गिरी, और उसके बाद जो तमाम चीजें हैं वो हमने देखी। लेकिन फिलहाल की क्या कुछ स्थिति? देखिए बिल्कुल सही बात है कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि तो उसमें कई मुद्दे बन सकते हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या महंगाई की मार हो, और इसको लेके लगातार भाजपा की ओर से केंद्र की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह डीजल और पेट्रोल में कटौती की गई है, वही महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जी, लेकिन ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने सफल प्रयास बताए जा सकते हैं प्रदीप? अभी तो ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो हमेशा कहती आई है कि जो जितनी महंगाई हुई है और उसकी अपेक्षा जो चाहे वो डीजल की बात हो या पेट्रोल की बात हो, जो दामों में कमी की गई है वो पहले की अपेक्षा अभी भी काफी महंगाई है। और वहीं भाजपा की ओर से एक बयान और भी आता है कि जो भी कांग्रेस के राज्य हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस ने क्यों वैट कम नहीं किया, और कांग्रेस ने क्यों अगर वैट कम करती तो डीजल पेट्रोल की कीमत निश्चित कम हो जाती। तो अभी तो फिलहाल जो 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव है और काफी दूर है, लेकिन बात कांग्रेस या भाजपा की जाए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन जनता विकास कार्यों से काफी दूर है। जनता सिर्फ एक ही कार्य चाहती है कि उसके क्षेत्र में, उसके इलाके में विकास कार्य हो, और जो बेसहारा महंगाई हो रही है उस पर किसी भी तरह से अंकुश लगाया जा सके। ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश का हाल है उसमें देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ समीकरण बनते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।